तो क्या लगता है आपको उनके जो बयानबाजी कर नहीं, वो राज ठाकरे बेचारे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। क्या होगा मेरा, तेरा वही होगा जो शोले में हुआ था उसका। किस चीज से परेशान लग रहे हैं? परेशान है, उनकी पूरी जो है राजनीति खत्म हो गई, पूछने वाला नहीं कोई है। पहले मराठी और हिंदी के बारे में कितना किया। मैं जब गया शपथ लेने के लिए तो मैंने पूछा था स्पीकर से कि सर मैं शपथ कौन सी लैंग्वेज में ले सकता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में, तुम आसाम की लैंग्वेज में ले लो, तुम केरला और मद्रास की लैंग्वेज में ले लो, किसी लैंग्वेज में ले सकते हो। तो मैंने कहा हिंदी इस देश की भाषा है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी यूपी में हुई है, पार्लियामेंट से आया हूँ, मैं 6 साल वहाँ रह चुका हूँ, मैं हिंदी बोले हाँ बिल्कुल लीजिए। उन्होंने कैसा हंगामा किया हिंदी और मराठी के नाम पर, आप लोगों ने सबने देखा इस बात को। और उसके बाद उन्होंने मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर इसी पूना के अंदर एक था बेचारा वहाँ का औरंगाबाद बिहार का रहने वाला वॉचमैन, उसको घुस के मारा लोगों ने, उसकी हत्या हो गई। कितनी लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, टैक्सियां तोड़ दी गई। एक हुआ, ये सब राज ठाकरे जी ने किया कि मराठी भाई मेरा साथ देगा, लेकिन मराठियों ने उनका साथ नहीं दिया, जीरो हो गया। अयोध्या नहीं गए, उनका कहना नहीं जाए, हिम्मत नहीं, ट्रैप लगाया गया था वहां पे। नहीं कैसे जाएंगे, जाएंगे कैसे। कहते हैं ना कि मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ कि राज ठाकरे जी तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए हैं, तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा। आपने जो किया है आपको भरना पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोगे तो गेहूं मिलेगा, नफरत बोगे तो नफरत मिलेगी। आपने उत्तर भारतीयों को गंदा बोला और आप उसी राम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, जहां जिस उत्तर प्रदेश में राम भगवान की पैदाइश हुई थी, जहां कृष्ण भगवान की पैदाइश हुई थी, जहां गंगा बहती है, आपको उन उत्तर भारतीयों का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को कहा जाता है कि सऊदी अरब हमारी इबादत गाह है, सऊदी अरब के लोगों को बुरा मत कहो क्योंकि वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इसलिए हम वहाँ के लोग कुछ गलत काम करें ना तो भी हमको ऑर्डर मत उनको बुरा बोलो, क्योंकि वहाँ वो सरजमीन पाक सरजमीन है। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पाक जमीन है। वहाँ के लोगों को तुम मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, अपमानित करोगे। मैं समझता हूँ कि राम भगवान उनको नहीं चाहते कि वहाँ आए वो, इसलिए सर्जरी के लिए नहीं जा रहे, ऐसे कह रहे हैं जी। एक जो उनका सर्जरी है उनकी, तो उसके नहीं वो सब बहानेबाजी है, सब बहानेबाजी है, हिम्मत नहीं जानी। 100% डर गए। नफरत पैदा किया तो नफरत का जवाब नफरत से मिल जाएगा, डरते हैं इसीलिए। और बीजेपी अपनी नीति पहले तय कर ले एक बात कि यहाँ बीजेपी उनके साथ खड़ी है, वहाँ बीजेपी का एक एमपी कहता मैं आने नहीं दूंगा जब तक माफी नहीं मांगूंगे। ये देखिए इनकी सब जो है ना, सब मिली जुली जो है इनकी वो चल रही है। सर आपको लगता है एमआईएम जो है वो बीजेपी को जानबूझ के बीजेपी या किसी भी हिंदुत्व वाले लोगों को मदद करे एक तरह से, जिस तरह से उनकी जो ये है क्या भाजपा की बी टीम है क्या? देखिए ऐसा है ना, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना तो हम जहाँ 200 वोट से हार जाते हैं, 500 वोट से हार जाते हैं, 1000 वोट से हार जाते हैं, तो जो लोग चुन के आने वाले नहीं है उनको मालूम हम चुन के नहीं आएंगे, वो क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? वो इसलिए लड़ते हैं कि उनको कहीं न कहीं से कुछ पीछे से सहारा मिलता है। और आपको अगर यकीन नहीं है ना तो जब इलेक्शन आएगा ना तो आप शाम को बीजेपी और शिवसेना के ऑफिस में जाकर देखिएगा, कुछ मेरे ही जात बिरादरी के लोग मुसलमान वहाँ बैठे रहते हैं और उनके तलबे चाट के पैसे मांगते हैं उनसे, कुछ लाख लेते हैं और आकर कहते हैं भाई आगे बोलो हम तुम्हारे साथ हैं, हम जीत रहे हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो 300 वोट पाते हैं, 3000 वोट पाते हैं, 2000 वोट पाते हैं। ये जीतने के लिए नहीं लड़ते, ये हराने के लिए लड़ते हैं। जब देश का संविधान खतरे में है, मैं समझता हूँ सारे सेकुलर लोगों को इकट्ठा होकर के वो लोग जो नफरत वाले हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। और उत्तर भारतीय अगर माफ करे तो ही जाना चाहिए वहाँ पर, वरना उत्तर भारतीय जो है ना, देखिए मैं देखता हूँ मेरे गांव में एक आदमी का 5 बीघा जमीन है, खाली कितनी जमीन 5 बीघा, खाने को नहीं है, लेकिन वो कचहरी रोज जाता है। क्यों भाई जा रहे हो? मेरा पट्टीदार से मेरा झगड़ा हो गया है और घर में मेरे उसका घर का पानी गिरता है, वो सुनता नहीं, मेरे बेटे को गाली दे दिया, मैं 5 बीघा खेत बेच दूंगा, फुटपाथ पे आ जाऊंगा, लेकिन सम्मान को नहीं बेचूंगा। सम्मान के लिए उत्तर भारतीय अपनी जान देने को तैयार रहता है। तो ये बात राज ठाकरे जी को सोचना चाहिए। महंगाई और आपकी जो इलेक्शन है, इन तीनों को आप किस तरह से देखते हैं? और ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कुतुब मीनार के लिए आप उसके हक में क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि 1947 के पहले कुतुब मीनार किसने बनाया, क्या किया, क्या हुआ, ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ कि मानवर श्रीमान जी एक आप बना दिए ताजमहल अपनी पत्नी के फेवर में, ताकि हम लोग उसमें भी जाएं देखने के लिए। आपके पास पूरी सत्ता है, आप बहुत बहादुर आदमी, बहुत पैसे आपके पास है और पूरी दुनिया में आपका नाम है, एक नया ताजमहल बनाइए। सर आज पेट्रोल 9 रुपए सस्ता होता है। हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं, सस्ता हो गया, महंगा करो सस्ता करो, जो चाहे करे लोग, देश की
वो पूरी की पूरी स्थिति बर्बाद हो रही है। आपके सरकार ने टैक्स कम करना चाहिए, लग रहा है आपको? हाँ, करना चाहिए। महाविकास आघाड़ी कुछ मांग कर रहे हैं? नहीं, करना चाहिए, कम करना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, महाविकास आघाड़ी को जरूर कम से कम गरीबों को देखते हुए टैक्स कम करना चाहिए। राज ठाकरे भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, लेकिन उसको महाविकास आघाड़ी अटक नहीं कर रही है, क्या कारण है? डर रही है क्या उनसे? हाँ, बिल्कुल डर इसलिए रही है कि कहीं मेरा वोट बैंक चला ना जाए। जो राज ठाकरे जी मुद्दा उठा रहे हैं वही मुद्दा इनका भी है, तो इसमें कौन आगे चला जाएगा? कहीं मैंने कुछ कर दिया तो मेरे लोग वो नहीं हो जाए। मैं राज ठाकरे जी से कहना चाहता हूँ कि सियासत हो, अदब हो या कारखाने हो, जो बाहर से आए हैं उन्हीं का नाम रोशन है। छुड़ाना चाहते थे जिसको तुम मुंबई से, तुम उन्हीं परदेशियों से मार के मुंबई का नाम रोशन है। आप जो है उन परदेशियों के साथ इज्जत से पेश आइए और ये छोड़िए कि मस्जिद में लाउड स्पीकर है कि नहीं है, छोड़िए कि मस्जिद में क्या हो रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। आप देश के आखिरी आदमी को रोजी रोटी मिले, साफ पानी मिले, एजुकेशन सही हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, ये लड़ाई लड़िए तो मैं समझता हूँ हम सब साथ में रहेंगे। कुछ दिन पहले राज ठाकरे बोल रहे थे कि यूपी में डेवलपमेंट नहीं है, और आज बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों यूपी में जाके देखो कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। आपको क्या लगता है? मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था, उसमें दिलीप कुमार साधु थे, दूसरे में देखा डाकू बन गए हो। तो ये नौटंकी है, नौटंकी। अपने आप को आप ये परेशान है कि मैं किसकी तारीफ करूं। एक बार जाकर एक हफ्ते तक, 15 दिन तक उसके साथ घूमे, नरेंद्र मोदी जी के साथ गया, वहाँ गुजरात में जाकर घूमे, फिर आए, बहुत तारीफ किए, फिर देखे कि अपनी दाल नहीं गली, फिर उनके खिलाफ खड़े हो गए और फिर जो है यूपी को बुरा बोला, अब जो है यूपी को अच्छा बोले। ये सब जो नौटंकी है, नौटंकी होता है ना, जो आदमी नौटंकी करता है, जो जैसा माहौल वैसा बना लेता है। आने वाले इलेक्शन में जैसे आपने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है, तो आने वाले पालिका इलेक्शन में जैसे मुंबई और पुणे में आप उनको सपोर्ट करेंगे? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ पत्रकार भाइयों का। भाई मेरा आज पुनः हमारे साथी बी डी यादव जी के नए घर की ओपनिंग थी, आज घर प्रवेश था, इसके लिए मैं आज इनको बधाई देने आया और इस मौके पर आपसे प्रेस वालों से बात करने आ गया हूँ। मैं समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है महाराष्ट्र में। ये सही है कि हम लोग जितनी ताकत हमारी बननी चाहिए उतनी ताकत हमारी बनी नहीं है अभी तक, लेकिन हम मुंबई में कुछ इलाकों में हमारी ताकत अच्छी है। हम कोशिश कर रहे हैं पूना, चिंचवड़, इन इलाकों में भी अब की बार इलेक्शन में अपने कार्यकर्ता बनाएं और इलेक्शन लड़ाएं, हमारी कोशिश हो रही है। तो दोस्तों, आज हालात देश के बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। मैं आकर बात करूँगा कि पानी साफ मिलना चाहिए, हेल्थ सही होनी चाहिए, हॉस्पिटल खुलना चाहिए, सड़क अच्छी बनना चाहिए, स्कूल कॉलेज होना चाहिए, सबको पढ़ाई फ्री मिलना चाहिए। परंतु कुछ लोग आकर बोलेंगे कि मस्जिद का लाउड स्पीकर अगर उतर जाएगा तो वोट मिल जाएगा। कुछ आकर बोलेंगे कि मस्जिद को मंदिर में बना दिया जाए तो वोट मिल जाएगा। जो इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा है, डेवलपमेंट की बात कोई करने को तैयार नहीं है, और जो लोग ये बातें करते हैं नफरत की, वो लोग चुनकर आ जाते हैं और डेवलपमेंट की बात करने वाला पीछे खड़ा रह जाता है। आप आइए, मैं जहाँ से MLA हूँ, आज हमारे पास फंड पड़ा हुआ है लेकिन काम नहीं, हमने सब काम कर डाला है। और जो भ्रष्टाचार बेईमानी है ना, भारतवर्ष में इतनी बढ़ती जा रही है कि अगर वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, मैं समझता हूँ डेवलपमेंट पूरा हो जाए। लेकिन भ्रष्टाचार में कहीं कोई रोक नहीं है, ऊपर से नीचे तक सभी लोग इस हमाम में नंगे हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़बरदस्त आंदोलन चलना चाहिए। जो देश में संविधान के खिलाफ धर्म को लाकर बीच में किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद, तो उसकी मुखालफत होना चाहिए। आज हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। आप देखिए, बाबरी मस्जिद का मामला चला, 30-40 साल तक चला मामला, और ये फैसला कोर्ट से हुआ। जज साहब ने कहा पहले कि बाबरी मस्जिद में 1949 को मूर्ति रखी गई, नमाज बंद की गई, ये बहुत गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो जजमेंट दिया उसमें बोला 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डिमोलिश कर दी गई, बहुत ही गलत हुआ। तो हम लोगों ने समझा जज साहब एक अच्छा फैसला देंगे, लेकिन जज साहब ने बाद में कहा कि देश के बहुसंख्यक मेजॉरिटी चाहती है यहाँ मंदिर बने, तो मंदिर बन गई और मुसलमान ने चुपचाप उस फैसले को मान लिया। अब ये फिर से जाकर के बनारस के अंदर, क्या नाम मंदिर मस्जिद का, ज्ञानवापी मस्जिद का मैटर उठाया इन लोगों ने। जब 91 में एक कानून बन गया कि अब जो है सिवाय राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के दूसरी किसी भी इबादत गाह, किसी भी पूजा स्थल में कोई मदाखलत, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा,
जो इसकी पोजीशन 1947 में थी आज़ादी के वक्त, वही रहेगी। लेकिन आज फिर से कोर्ट ने उसका सर्वे शुरू कर दिया और फिर ये एक जब टीवी उठाओ तो सिर्फ एक ही बात चल रही है, एक ही चीज़ चल रही है, दूसरा कोई मैटर ही नहीं देश के अंदर है। इन चीज़ों पे मुखालफत होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए कहीं ना कहीं। आज हमें इस बात, अभी राहुल गांधी ने कहीं फॉरेन में जाकर ये कहा कि देश में सिर्फ बिल्कुल मतलब घासलेट डाल दिया गया है, सिर्फ तीरी डालने की जरूरत है, देश जरूर देगा। और मैं इस बात को मानता हूं कि आज जो है, जो पूरी दुनिया के ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के जो जेनोसाइड के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि भारतवर्ष जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। और हमने जिन जिन मुल्कों में जेनोसाइड हुआ है, हमने पहले आगाह किया था, उनको बताया था कि साहब ये जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ नरसंहार होगा, कत्लेआम होगा लोगों का, और हुआ, सच हुआ। और भारतवर्ष में भी ये होगा। हमने प्रधानमंत्री तक को खबर दे दिया है, परंतु उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें डर है इस बात का कि जब ये चीज़ें बढ़ेंगी देश में, तो फिर जैसा जेनोसाइड के प्रेसिडेंट कह रहे हैं, वैसा देश में नरसंहार होगा। तो कहते हैं ना, जलेंगे हम तो जल जाएगा सारा गुलसिता माली, समझ मत सहने गुलशन में मेरा ही आशियाना है। घर सबका है, आग नहीं जानती किसका कौन सा घर है। तो इसलिए सब लोगों को ऐसी चीज़ों की मुखालफत करना चाहिए जो देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। मैं सबसे पहले इस देश के वो लोग बहुसंख्यक को कहना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ जिनका रिजर्वेशन है। हमारा तो रिजर्वेशन ही नहीं है, लेकिन हमें दलित भाइयों को रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, माइनॉरिटी मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म खत्म किया जा रहा है। दो चीज़ देश में चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज सारी कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, स्टेशन बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया। तो अब उसमें जो नौकरियां निकलेंगी नई, उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा। ये बैक डोर से, दूसरे डोर से हमारे उन भाइयों का जो उपेक्षित है, जो वंचित है, उनके रिजर्वेशन को खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। और लाखों लोग इस देश को छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, देश की हालत खराब हो रही है। इसलिए मैं जगाना चाहता हूं लोगों को, जो लोग भारतवर्ष के संविधान पर विश्वास रखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने देश में रहने वाले तमाम लोगों को एक तरह का हक दिया हुआ है, परंतु उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और मुझे डर है इस बात का कि 2024 में दिल्ली में पार्लियामेंट नया बन रहा है, राष्ट्रपति भवन नया बन रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस नया बन रहा है, पूरा डिमोलिश हो रहा है। तकरीबन 50,000 करोड़ के खर्चे से सब नई इमारत बन रही है। जब देश में दवाएं नहीं मिल रही हैं, यूपी में लाशें जो है जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी शमशान में, अस्पतालों में गैस नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, दवाएं नहीं, ऐसे में 50,000 करोड़ रुपया लगा करके अस्पताल बना, जो बिल्डिंग नहीं बनाना। मैं समझता हूं कि ये जो सरकार दिल्ली में है, वो एक नया संविधान लिखना चाहती है, नई इमारत बना करके। वो लोग जो इस देश में भारतवर्ष की अंग्रेजों की लड़ाई में जो लोग अंग्रेजों को तलवे चाटते थे, उनको वफादार कहा जाएगा, और जो लोग इस देश के अंदर वफादार ही थे, उनको गद्दार कहा जाएगा। ये हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही है। पर मुझे खुशी है कि इस देश के हिंदू भाई, बहुत सारे हिंदू भाई जो बिल्कुल सच्चाई को मानते हैं, और इन लोगों के खिलाफ हैं जो लोग आज धर्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हम उस दिन उद्धव जी का भाषण सुन रहे थे, हालांकि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, लेकिन ये कोशिश हो रही है कि बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, कौन सबसे बड़ा। वो बता रहे हैं, अरे ये क्या बीजेपी की हिंदुत्ववादी, क्या हम जो है हिंदुओं के हिंदुत्ववादी हम हैं, हम हिंदुओं का रखवाले हैं, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम नहीं तो है, बाबरी मस्जिद पे हमारे शिव सैनिक चढ़े थे और मराठी बोल रहे थे, शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और उधर वो कह रहे हैं हमने तोड़ा। ये एक होड़ लगी हुई है देश में मेजॉरिटी के वोटों के लिए, और माइनॉरिटी को बिल्कुल से उनको जो है ना नजरअंदाज कर दिया गया है। आज जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेकुलर पार्टियां भी आज मुसलमानों को अपने बगल में खड़ा करने को तैयार नहीं है। कि अगर मुसलमान कोई खड़ा हो गया, कोई दाढ़ी कुर्ता पहने खड़ा हो गया, तो मेरा जो मेजॉरिटी का वोट है मुझसे कट जाएगा। अंदर तो बात करते हैं, वोट तो चाहिए उनको, लेकिन बात करने को तैयार नहीं, हक देने को तैयार नहीं। मैं अपनी अगाड़ी सरकार से, महाराष्ट्र अगाड़ी सरकार से कहना चाहता हूं, हमने आपको सपोर्ट किया है। हालांकि मेरे पास इतने एमएलए नहीं है कि हम हमारे सपोर्ट से सरकार चले या हमारे नहीं करने से सरकार गिर जाए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उद्धव जी, आपने कहा था कि 30 साल तक आप गलत लोगों के साथ थे,
अब आपने उनका साथ छोड़ दिया है, अब आप कांग्रेस एनसीपी हम लोगों के साथ रहकर सेकुलरिज्म की तरफ चलेंगे, तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप सबसे बड़े हिंदुत्ववादी बन करके बीजेपी से मुकाबला क्यों कर रहे हो? आप सेकुलरिज्म के प्रचार क्यों नहीं कर रहे हो? और आपकी सरकार आई, आपने आज तक माइनॉरिटी की जो हज कमेटी होती है नहीं बनाया आपने आज तक हज कमेटी का कोई चेयरमैन ही नहीं है। मैं पूछूं उर्दू अकेडमी, उर्दू इसी देश की भाषा है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो गांधी जी की हत्या का पूरा जो FIR है उर्दू में लिखा गया था, इसी देश की यहीं पैदा हुई है। लेकिन उस उर्दू अकेडमी को आपने आज तक बनाया नहीं, उसका चेयरमैन नहीं बनाया आपने। यहाँ पर मौलाना आज़ाद फाइनेंस कारपोरेशन है, जिससे मुसलमानों को, माइनॉरिटी को पैसे मिल जाते हैं छोटे मोटे धंधे करने के लिए, कारोबार करने के लिए। आपने बिल्कुल बंद कर दिया, आज तक नहीं बनाया आपने। एक माइनॉरिटी कमीशन है जिसको मिनिस्ट्री का दर्जा है, कहीं कुछ हो जाए तो वो जाके बात कर सकते थे, एक सहारा था, आपने आज तक उसको नहीं बनाया। तो इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और ये जो है मैं समझता हूँ सही नहीं है। 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस और एनसीपी दोनों ने पास किया था कि हम 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, और असेंबली में लाए उन्होंने। कुछ लोग कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने कहा उनको मिलना चाहिए, दे दो। 5 साल तक, जब उसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो रिजर्वेशन तो उन्होंने दिया नहीं, वो कहाँ देने वाले हैं। और कांग्रेस और एनसीपी दोनों हाउस के फ्लोर पर हर सेशन के अंदर बीजेपी से मांग करती रही कि जो है 5% मुसलमानों को और 16% मराठों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अभी पिछले सेशन में हमारे मंत्री जो हैं अल्पसंख्यक, जब मैंने एक सवाल से पूछा उनसे, मेरा सवाल था असेंबली में, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक पार्लियामेंट में कोई नया अमेंडमेंट ना आ जाए और कोटा रिजर्वेशन का बढ़ नहीं जाए, उस वक्त ना तो मराठा को रिजर्वेशन मिलेगा ना तो मुसलमानों को मिलेगा। तो आपने फिर क्यों लाया इसको? आप बेवकूफ़ बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए हमें इस्तेमाल किया जा रहा है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र देश की हालत ख़राब होती जा रही है, हमें डर है इस बात का। ये अपना श्रीलंका में इन्होंने हलाल मटन पे बैन लगाया था, यहाँ भी कर्नाटक में शुरू हो गया ये। बुर्के पे बैन लगाया श्रीलंका में, यहाँ भी शुरू हो गया ये। मस्जिदों पर और क्रिश्चियन के गिरजाघरों पर पत्थरों से हमला किया श्रीलंका में, यहाँ भी ये हो रहा है। यहाँ भी रोजाना मीडिया के जरिया गलत खबर को सही दिखा करके अलगाववाद किया जा रहा है। वो वहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि अगर भारतवर्ष में लोग जागे नहीं, लोगों ने, यहाँ की आम जनता ने इसके ऊपर खड़े होकर विरोध करना नहीं शुरू किया, तो कल इस बात का भी डर है कि श्रीलंका जिस तरह तबाही के कगार पर आ गया है, भारतवर्ष भी आ सकता है। अल्लाह न करे कि ऐसा कोई दिन आए। इसलिए हम सबको भारतवर्ष के संविधान को लागू करने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद। सर अभी आपने कहा कि देश का माहौल जो है बहुत बदल रहा है, खराब हो रहा है, लेकिन जिस तरह से औरत की कब्र पे जाके खून चढ़ाए, इससे भी जानबूझ के एक दूसरे को टकराने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है। तो ऐसा है ना कि एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कुछ लोग उसकी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं कि आप जो है कुछ करो ताकि हमें उसके बाद बोलने का कुछ मौका मिले। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे समय में हम लोगों को बहुत ज़ोर से, अभी कोई मुझे कहे कि हम जो है ज्ञानवापी मस्जिद में जा रहे हैं, तो मैं कह दूंगा तुम्हारे बाप की ताकत नहीं ले लोगे, तो मालूम इससे पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। इससे जो उनको एक चांस मिलेगा बोलने का। हम कह रहे हैं हम कानून के दायरे में रह के लड़ेंगे, जो होगा नसीब में देखा जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ला करके ना उत्तेजित करने की कोशिश नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे ने यहाँ पे आज एक सभा ली है, राज ठाकरे ने, तो क्या लगता है आपको उनके जो बयानबाजी कर? नहीं, वो राज ठाकरे बेचारे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है बेचारे। क्या होगा मेरा, तेरा वही होगा जो शोले में हुआ था उसका। किस चीज से परेशान है, उनकी पूरी जो है राजनीति खत्म हो गई, पूछने वाला नहीं कोई है। पहले मराठी और हिंदी के बारे में कितना किया। मैं जब गया शपथ लेने के लिए तो मैंने पूछा था स्पीकर से कि सर मैं शपथ कौन सी लैंग्वेज में ले सकता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम भारतवर्ष की किसी लैंग्वेज में, तुम आसाम की लैंग्वेज में ले लो, तुम केरला और मद्रास की लैंग्वेज में ले लो, किसी लैंग्वेज में ले सकते हो। तो मैंने कहा हिंदी इस देश की भाषा है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी यूपी में हुई है, पार्लियामेंट से आया हूँ, मैं 6 साल वहाँ रह चुका हूँ, तो मैं हिंदी बोले हाँ बिल्कुल लीजिए। उन्होंने कैसा हंगामा किया हिंदी और मराठी के नाम पर, आप लोगों ने सबने देखा इस बात को। और उसके बाद इन्होंने मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर इसी पूना के अंदर एक था बेचारा वहाँ का औरंगाबाद बिहार का रहने वाला वॉचमैन, उसको घुस के मारा लोगों ने, उसकी हत्या हो गई। कितने लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, टैक्सियां तोड़ दी गई। एक हुआ, ये सब राज ठाकरे जी ने किया कि मराठी भाई मेरा साथ देगा।
लेकिन मराठियों ने उनका साथ नहीं दिया, जीरो हो गए। अयोध्या नहीं गए, उनका कहना नहीं है जाए, कि हिम्मत ही नहीं। ट्रैप लगाया गया था वहां पे। नहीं, कैसे जाएंगे, जाएंगे कैसे? कहते हैं ना कि मैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं कि राज ठाकरे जी, तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए हैं, तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए हैं, अब जमीन खून उगलती है तो शिकवा कैसा? आपने जो किया है आपको भरना पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोगे तो गेहूं मिलेगा, नफरत बोगे तो नफरत मिलेगी। आपने उत्तर भारतीयों को गंदा बोला और आप उसी राम भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हो, जहां जिस उत्तर प्रदेश में राम भगवान की पैदाइश हुई थी, जहां कृष्ण भगवान की पैदाइश हुई थी, जहां गंगा बहती है। आपको तो उन उत्तर भारतीयों का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों को कहा जाता है कि सऊदी अरब हमारी इबादत गाह है। सऊदी अरब के लोगों को बुरा मत कहो, क्योंकि वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इसलिए हम वहां के लोग कुछ गलत काम करें ना तो भी हमको ऑर्डर मत उनको बुरा बोलो, क्योंकि वहां वो सरजमीन पाक सरजमीन है। इसी तरह से हमारे हिंदू भाइयों के लिए उत्तर प्रदेश की सरजमीन पाक जमीन है। वहां के लोगों को तुम मारोगे, उनको बेइज्जत करोगे, अपमानित करोगे। मैं समझता हूं कि राम भगवान उनको नहीं चाहते कि वो आए, वो इसलिए नहीं जा रहे। सर्जरी के लिए नहीं जा रहे, ऐसे कह रहे हो जी? एक जो उनका सर्जरी है उनकी, तो उसके नहीं, वो सब बहानेबाजी है, सब बहानेबाजी है, हिम्मत नहीं जानी चाहिए। तो क्या आप कह रही है राज ठाकरे डर गए? 100% डर गए। नफरत पैदा किया तो नफरत का जवाब नफरत से मिल जाएगा, डरते हैं इसीलिए। और बीजेपी अपनी नीति पहले तय कर ले एक बात कि यहाँ बीजेपी उनके साथ खड़ी है, वहां बीजेपी का एक एमपी कहता मैं आने नहीं दूंगा जब तक माफी नहीं मांगूंगे। ये देखिए इनकी सब जो है ना, सब मिली जुली जो है इनकी वो चल रही है। उत्तर भारतीयों से राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए। सर, आपको लगता है एमआईएम जो है वो बीजेपी को जानबूझ के बीजेपी या किसी भी हिंदुत्व वाले लोगों को मदद कर रही है एक तरह से, जिस तरह से उनकी जो ये है, क्या भाजपा की बी टीम है क्या? देखिए ऐसा है ना, जब हम इलेक्शन लड़ते हैं ना तो हम जहाँ 200 वोट से हार जाते हैं, 500 वोट से हार जाते हैं, 1000 वोट से हार जाते हैं, तो जो लोग चुन के आने वाले नहीं हैं उनको मालूम हम चुन के नहीं आएंगे, वो क्यों लड़ते हैं इलेक्शन? वो इसलिए लड़ते हैं कि उनको कहीं न कहीं से कुछ पीछे से सहारा मिलता है। और आपको अगर यकीन नहीं है ना, तो जब इलेक्शन आएगा ना तो आप शाम को बीजेपी और शिवसेना के ऑफिस में जाकर देखिएगा, कुछ मेरे ही जात बिरादरी के लोग मुसलमान वहां बैठे रहते हैं और उनके तलवे चाट के पैसे मांगते हैं उनसे, कुछ लाख लेते हैं और आकर कहते हैं भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जीत रहे हैं। जब इलेक्शन आता है ना तो 300 वोट पाते हैं, 3000 वोट पाते हैं, 2000 वोट पाते हैं। ये जीतने के लिए नहीं लड़ते, ये हराने के लिए लड़ते हैं। जब देश का संविधान खतरे में है, मैं समझता हूं सारे सेकुलर लोगों के इकट्ठा होकर के वो लोग जो नफरत वाले हैं उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए और उत्तर भारतीय अगर माफ करे तो ही जाना चाहिए वहां पर, वरना उत्तर भारतीय जो है ना, देखिए मैं देखता हूं मेरे गांव में एक आदमी का 5 बीघा जमीन है, खाली कितनी जमीन? 5 बीघा, खाने को नहीं है, लेकिन वो कचहरी रोज जाता है। क्यों भाई जा रहे हो? मेरा पट्टीदार से मेरा झगड़ा हो गया है और घर में मेरे उसका घर का पानी गिरता है, वो सुनता नहीं, मेरे बेटे को गाली दे दिया। मैं 5 बीघा खेत बेच दूंगा, फुटपाथ पे आ जाऊंगा, लेकिन सम्मान को नहीं बेचूंगा। सम्मान के लिए उत्तर भारतीय अपनी जान देने को तैयार रहता है। तो ये बात राज ठाकरे जी को सोचना चाहिए। कुतुब मीनार, ज्ञानवापी मस्जिद, महंगाई और आपकी जो इलेक्शन है, इन तीनों को आप किस तरह से देखते हैं? और ज्ञानवापी मस्जिद के लिए और कुतुब मीनार के लिए आप उसके हक में क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं कि 1947 के पहले कुतुब मीनार किसने बनाया, क्या किया, क्या हुआ? ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया? और मैं तो नरेंद्र मोदी जी को कहता हूं कि मानवर श्रीमान जी, एक आप बना दिए ताजमहल अपनी पत्नी के फेवर में, ताकि हम लोग उसमें भी जाएं देखने के लिए। आपके पास पूरी सत्ता है, आप बहुत बहादुर आदमी, बहुत पैसे आपके पास है और पूरी दुनिया में आपका नाम है, एक नया ताजमहल बनाइए। सर, आज पेट्रोल 9 रुपए सस्ता होगा। हाँ ठीक है, हम स्वागत करते हैं, सस्ता हो गया, महंगा करो, सस्ता करो, जो चाहे करें लोग। देश की पूरी की पूरी स्थिति बर्बाद हो रही है। आपके सरकार ने टैक्स कम करना चाहिए, लग रहा है आपको पीछे से? हाँ करना चाहिए, बिल्कुल मांग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। महंगाई बढ़ती जा रही है, महागाड़ी को जरूर कम से कम गरीबों को देखते हुए टैक्स कम करना चाहिए। राज ठाकरे भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, लेकिन उसको महाविकास आघाड़ी अटैक नहीं कर रही है, क्या कारण है? डर रही है क्या उनसे? हाँ बिल्कुल, डर इसलिए रही है कि कहीं मेरा वोट बैंक चला ना जाए। जो राज ठाकरे जी मुद्दा उठा रहे हैं वही मुद्दा इनका भी है, तो इसमें कौन आगे चला जाएगा? कहीं मैंने कुछ कर दिया तो मेरे लोग वो नहीं हो जाए। मैं राज ठाकरे जी से कहना चाहता हूं कि सियासत हो, अदब हो या कारखाने हो, जो बाहर से आए हैं उन्हीं का नाम रोशन है। छुड़ाना चाहते थे जिसको तुम मुंबई से, तुम उन्हीं परदेशियों से महाराष्ट्र के मुंबई का नाम रोशन है। आप जो है उन परदेशियों के साथ इज्जत से पेश आइए और ये छोड़िए कि मस्जिद में लाउड स्पीकर है कि नहीं है, छोड़िए कि मस्जिद में क्या हो रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है। आप देश के आखिरी आदमी को रोजी रोटी मिले, साफ पानी मिले, एजुकेशन सही हो,
भ्रष्टाचार खत्म हो, ये लड़ाई लड़िए तो मैं समझता हूं हम सब साथ में रहेंगे। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।